हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपको पता है हम HTET, CTET और जीके के पोर्शन को कवर करते हैं। और SST के लिए जैसे कि HTET है, CTET है, इनकी जो स्टडी करने के लिए आप सुदेश भगाना क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और अच्छे अच्छे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। तो मित्रों, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए। जो हम करवाएंगे उसको आप कॉपी में ज़रूर लिखते जाइए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज हम लेसन 11th करेंगे। 10th लेसन हम बाद में करेंगे, वो थोड़ा सा इतना आता भी नहीं CTET में, इसलिए आज हम लेसन 11th करते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। और ये 1870 के दशक से 1947, यानी कि हम अब गुलामी और आज़ादी के बीच का जो बातें हैं उनके विषय में आज पढ़ेंगे। आपको पता है मित्रों कि अंग्रेजों ने भारत वालों का बहुत ही शोषण किया है। भारत वालों का ही नहीं, जहाँ पर भी इनका राज्य रहा है ना, वहीं पर ही इन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया है। अंग्रेज भारत के संसाधनों व वहाँ के लोगों पर कब्जा जमाए हुए थे, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का यानी कि भारतीयों का नहीं हो सकता था। जब तक है ना अंग्रेजों का जो राज है वो खत्म नहीं होगा, तब तक भारत में अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी है, जाहिर सी है। यह चेतना है ना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में दिखाई देने लगी। ये राजनीतिक संगठन कौन से होते हैं भाई? ये राजनीतिक संगठन वे संगठन थे जिन्होंने आज़ादी के लिए कार्य शुरू किए थे। आज़ादी प्राप्त करने के लिए जिन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए थे, तथा 1870-80 के दशक में और गहरी हो गई। यानी कि जो ये जो राजनीतिक संगठन थे ना, इनकी जो जिज्ञासा थी आज़ादी प्राप्त करने की, वो 1870 से 80 के दशक में और गहरी हो गई। और ज़्यादातर संगठनों की जो बागडोर है ना, वो वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। यानी कि जो राजनीतिक जो संगठन थे ना, उनकी जो कमान थी, वो जो अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर लोग थे ना, यानी कि जिन्होंने अंग्रेजी सीख रखी थी, उन लोगों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन मद्रास, महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी और एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के संगठन थे। फिर देखना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, ये आगे जाकर बिल्कुल उभार में आएगी, और इसके विषय में हम गहन अध्ययन करेंगे। एक शब्द आएगा मित्रों इस लेसन में, संप्रभु। संप्रभु क्या होता है? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता रखना। यानी कि किसी का कोई दखल अंदाजी न हो और अपनी ही स्वतंत्र रूप से हम कोई भी निर्णय ले सकें, वो होता है संप्रभु। जैसे कि अब आज हमारा राष्ट्र है, संप्रभु है, लेकिन उस टाइम पे हम गुलाम थे। हमारी कोई भी डिसीजन लेने की हमें आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने तो लास्टली ये भी कर दिया था कि भाई है ना, भारत वाले अपने घर में हथियार तो कहाँ, एक लोहे की कील भी नहीं रख सकते, ऐसा इन्होंने कर दिया था। और जिसके घर मिल जाती थी उसकी तो वही सम्मति आ जाती थी। ठीक है, फिर क्या होता है मित्रों, 1870 और 1880 के बीच ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और गहरा हो गया। असंतोष क्या होता है भाई? आक्रोश पैदा हो गया। कब? 1870 और 1880 के मध्य। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन भी मेरे मित्रों ने, मेरे प्रियजनों ने, जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, उनका मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि यदि आप इन वीडियोस को सुनोगे तो आप है ना जो आपका लक्ष्य है उसको ज़रूर प्राप्त कर लोगे। यदि सीटेट एचटेट है अब आपका लक्ष्य या फिर जीके का पोर्शन है तो इसको आप बिल्कुल कवर कर लोगे यदि आप इनको ध्यान से सुनते रहोगे तो भी। और कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठोगे तो उसकी तो बात ही अलग है। फिर आता भाई 1878 में एक आर्म्स एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है भाई? 1878 में आर्म्स एक्ट आता है। इसके तहत ना भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया। वही मैंने पहले बताया ना, अब तो हथियार रखने का छीना है। जैसे जैसे जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, हैं भी और होते भी थे, जो भी थे और अब हैं, उनसे हम जो सुनते हैं ना, चलो अब तो बहुत कम रह गए हैं बड़े लोग जो लड़ाई आज़ादी इनके विषय में बताते हैं, पहले ज़्यादा बताते थे। तो उनसे हमने सुना है कि हम हमारे घरों में एक लोहे की कील भी नहीं रख सकते थे, हथियार तो कहाँ की बात है। तो इसी को देखते हुए 1878 में आर्म्स एक्ट पास कर दिया। इसके अनुसार क्या है भाई, भारतीय लोग है ना हथियार नहीं रख सकते थे, यानी कि अधिकार इनका छीन लिया गया। फिर इसी साल 1878 में एक वर्नाक्यूलर एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया मित्रों? वर्नाक्यूलर एक्ट। कब आया मित्रों? 1878 में। 1878 में ही आर्म्स एक्ट और 1878 में ही वर्नाक्यूलर एक्ट आया। इसमें क्या था, इसमें यदि कोई अखबार में आपत्तिजनक चीज छापता है, आपत्तिजनक चीज यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के लिए अहितकर हो, यानी कि ब्रिटिश सरकार के लिए जो अच्छी बात न हो, और उसको छाप देता है तो उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इसमें क्या होगा मित्रों कि वर्नाक्यूलर एक्ट में यदि कोई आपत्तिजनक बातें छापता है अपने प्रेस में, अपने अखबार में, तो उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस सहित है सारी जो उसकी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाएगा। मित्रों ये दोनों बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखना। 1878 में दो बातें हुई थी, एक आर्म्स एक्ट और एक वर्नाक्यूलर एक्ट, यानी कि दो एक्ट हुए थे और दोनों में ही भारतीयों पर बाउंडेशन लगाई गई थी। ठीक है मित्रों, अब हम एक आता फिर 1833 में। 1833 में आता है इल्बर्ट बिल। कौन सा बिल आता है? इल्बर्ट बिल आता है। इस बिल को लेकर है ना काफी हंगामा हुआ था। क्या हुआ था भाई? काफी हंगामा हुआ था। किसको? इल्बर्ट बिल को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो जैसे जो ब्रिटिश के लोग थे ना, वो लगातार भारतीयों पर एक के ऊपर एक मुकदमा, एक के ऊपर एक मुकदमा ऐसे चलाते थे। तो ये जो इल्बर्ट बिल आया ना, इसमें भारतीयों ने कहा कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, यानी कि जो भारत के जो न्यायाधीश है ना, वो भी है ना ब्रिटिश जो व्यक्ति हैं उन पर मुकदमे चला सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने ना इसका विरोध कर दिया। पहले तो सरकार ने इसकी हाँ भर ली कि भाई हाँ ठीक है, यदि ब्रिटिश वाले गलत हैं तो आप उन पर विद्रोह कर सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने का क्या कारण था भाई? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि उनके पास पावर थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और सरकार ने फिर क्या किया? सरकार कौन थी भाई उस समय पर? ब्रिटिश सरकार थी। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर क्या कर लिया? इसको वापस ले लिया। और फिर क्या था, ये तो जाहिर सी बात है, फिर भारतीयों में क्या हो गया? बहुत बड़ा विद्रोह हो गया अंग्रेजों के प्रति। और जो अंग्रेजों का जो असली रवैया था ना, उसका भारतीयों को तब बिल्कुल अच्छे से पता चल गया था। मित्रों, पढ़े लिखे भारतीयों ने ना एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस की। अखिल होता संपूर्ण और भारतीय, भारत यानी कि पूरे भारत का एक संगठन जो की एक जरूरत महसूस की। किन्होंने भाई? पढ़े लिखे भारतीयों ने। और जो इल्बर्ट बिल 1833 में आया था ना, इसने तो ना इस बात को और भी तेज कर दिया। अब देखो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला कर लिया। ये इम्पोर्टेंट बात है मित्रों।
कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे और पूरे भारत के थे। और मुंबई में एक सभा हुई थी जिसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। ये संगठन था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके जो राष्ट्रीय जो संगठन था, इसके जो प्रारंभिक नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है मित्रों, जो स्टार्टिंग के जो नेता थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय मुंबई तथा कलकत्ता के ही थे। ये जो लोग थे ना, ये सभी है ना मुंबई तथा कलकत्ता के ही थे। और ये जो स्टार्टिंग में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब ये इसके नेता थे। जो दादा भाई नौरोजी है ना, ये व्यवसायी और प्रचारक थे। क्या थे भाई? व्यवसायी क्या होता है? जैसे कि कारोबार करने वाले व्यक्ति थे। और प्रचारक थे। और ये ना लंदन में रहते थे। कहाँ पर रहते थे भाई? लंदन में रहते थे। और कुछ समय के लिए इन्होंने ना ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन व्यक्ति ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, तो इनका आएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है भाई। और युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन इन्होंने किया था। किन्होंने भाई? दादा भाई नौरोजी ने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन भी किया था। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई थी। जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुख्य अध्यक्ष थे वो थे A.O. ह्यूम। और ये ब्रिटिश अफसर थे। और ये अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने अपनी देश के लिए बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया था। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए। जायज सी बात है भाई। अब वाली कांग्रेस और तब वाली कांग्रेस में बहुत फर्क था भाई। उस समय देश के लिए लड़ रहे थे, अब देश में लड़ रहे हैं, इतना फर्क था। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए और परिषदों की ज्यादा जो परिषद है उनको ज्यादा अधिकार दिए जाएं। और सरकार में है ना भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। उस समय पर क्या था? भारतीयों को ऊंचे पद प्रदान नहीं थे। तो इसलिए ये कांग्रेस ने डिमांड की थी तथा यह मांग भी की थी कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। यानी कि जो सिविल सेवा थी उसकी जो परीक्षाएं होती थी वो लंदन में होती थी। और इस कांग्रेस ने डिमांड की थी कि ये जो परीक्षाएं हैं ये भारत में भी होनी चाहिए। ये दादा भाई नौरोजी जी हैं। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी की जो ये बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि गरीबी और जो कुशासन है वो जो ब्रिटिश का वो इंडिया में, इसके बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है। और इस बुक में है ना जो ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई। यानी कि जो आर्थिक परिणाम थे, लोगों में भूखमरी आ गई थी, अकाल पड़ गया था, लोग बस नाम मात्र से ही जी रहे थे, ऐसी जो स्थिति आ गई थी उसके विषय में इसमें बहुत बड़ी आलोचना की गई है। फिर एक शब्द आता है निरस्त करना। क्या शब्द आता है भाई? निरस्त करना। किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, इसका अर्थ है। ये पूछ लिए जाते हैं छोटी छोटी बातें कि भाई निरस्त करना, निम्न में से कौन सा सही जो मिलन है वो बताना है। तो इसमें आएगा कि किसी कानून को समाप्त करना या फिर किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना। जो कांग्रेस की जो अन्य मांगे थी वो थी कांग्रेस की
अन्य मांगे थी भाई लगान कम किया जाए, जो लोगों पर ज़्यादा लगान था वो कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। ठीक है भाई, यानी कि सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। और जो नमक पर जो कर था, इम्पोर्टेंट था ये, जो नमक पर कर था वो हटाया जाए। क्यों हटाया जाए भाई? क्योंकि भारतीयों की जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उनमें नमक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इन्होंने कहा कि नमक हमारा भोजन का हिस्सा है। ये बात गांधी जी ने कही थी, आगे हम पढ़ेंगे कि भाई नमक है हमारा भोजन का हिस्सा है, और यदि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों पर ही टैक्स लगेगा तो हम कैसे पुगा सकेंगे। फिर जो नमक सत्याग्रह आंदोलन होएगा उनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा भाई नमक के ऊपर टैक्स लगाने हटाने के लिए भी इन्होंने कहा था। और 1890 तक है ना बहुत सारे लोग कांग्रेस के जो राजनीतिक तौर तरीके हैं ना उन पर सवाल खड़ा करने लग गए थे। भाई 1890 तक यानी कि ये सोचने लगे थे कि भाई कांग्रेस है ना ब्रिटिश लोगों का साथ दे रही है या फिर ये हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रही है। ऐसे करके 1890 तक है ना बहुत सारे जो लोग हैं वो कांग्रेस पर सवाल खड़े करने लग गए थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। देखो भाई, बंगाल के थे विपिन चंद्रपाल, बंगाल ब से बंगाल और ब से विपिन चंद्रपाल। ठीक है मित्रों। पंजाब के थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे भाई पंजाब के? बाल गंगाधर तिलक थे। पंजाबियों के बड़े बड़े नाम होते हैं, इससे आप याद रख सकोगे। खुशविंदर, सुखविंदर, ऐसे बड़े बड़े नाम होते हैं ना। तो पंजाब के कौन थे भाई? बाल गंगाधर तिलक। और महाराष्ट्र के थे लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र है ना, इसमें ज़्यादातर व्यापारी लोग रहते हैं, जैसे जिनका कामकाज है दुकान वगैरह करना। तो महाराष्ट्र में कौन थे भाई? लाला लाजपत राय थे। ये तीनों है ना बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र यानी कि इनसे बिलोंग करते थे ये। और ये थे गरम दल के नेता। कौन से दल के नेता थे भाई? ये गरम दल के नेता थे। और जो नरम दल के नेता थे ना उनकी इन्होंने आलोचना की थी तथा आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया था। ये कहते थे कि आप आराम से बैठे हो, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, चलो बंदूकें उठाओ, हथियार उठाओ और अंग्रेजों को मार डालो, ऐसा इनका मानना था। ये गरम दल के नेता थे। इनको बोलते हैं भाई लाल बाल पाल। ठीक है मित्रों, लाल बाल पाल क्या थे? गरम दल के नेता थे। और इनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि उनकी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। यानी कि ये कहते थे कि सरकार जो इरादे दे रही है उन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, हमें उस पर भरोसा करके और हमें आज़ादी हासिल करनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी ने है ना नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है मित्रों, आप इसको बिल्कुल कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था भाई? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने ना एक केसरी नामक मराठी अखबार भी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था। यानी कि इनका जो एक अखबार था केसरी नामक मराठी अखबार था भाई, और ये है ना इनका जो है कट्टर आलोचक था। ठीक है मित्रों। फिर क्या होता है कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। 1905 में क्या हुआ था भाई? बंगाल विभाजन हुआ था। अब है ना एक के बाद इंसिडेंट चलती रहेंगी। तो 1905 में क्या हो गया भाई? बंगाल विभाजन हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन ये आता है ज़्यादातर, बंगाल विभाजन किसने किया? वायसराय कर्जन ने किया था भाई। किसने किया था? वायसराय कर्जन ने किया था। इसको लॉर्ड कर्जन भी बोल देते हैं। वायसराय कर्जन ने किया था 1905 में। इसको आप नोट कर लीजिए। और जिससे है ना लोगों में बिल्कुल विरोध की भावना उत्पन्न हो गई थी।
और स्वदेशी आंदोलन फिर शुरू हो गया था। ये बंगाल में सबसे अधिकांश था और आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। यानी कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया, इससे लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने ना जो विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कार कर रहे थे, जला रहे थे। और फिर क्या हुआ, जो आंध्र का जो डेल्टा था ना, आंध्र प्रदेश का, उसमें इसी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है मित्रों, तो इनको याद रखना। जो स्वदेशी आंदोलन है, यही आंध्र प्रदेश का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें क्या बोला गया, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसे जाना गया। फिर क्या होता है मित्रों, 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। कब की भाई, 1906 में। ये इम्पोर्टेंट बात है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, 1906 में की गई। और इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया तथा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की मांग की। ये है भाई देश को अलग अलग तोड़ के राज करने की नीति। और फिर इन्होंने क्या कर दिया कि भाई मुसलमानों को है ना एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। और 1909 में सरकार ने यह बात मान ली कि आप परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यानी कि मुसलमानों ने यह बात मान ली कि अब है ना जो परिषद हैं उनमें कुछ जो सीटें हैं वो मुसलमानों के लिए रखी जाएंगी। फिर क्या होता है भाई, 1907 में कांग्रेस टूट गई। क्या हो गई, कांग्रेस टूट गई तथा 1915 में फिर दोनों खेमों में एकता हो गई। यानी कि कांग्रेस किन में टूट गई थी, नरम दल और गरम दल में। फिर है ना 1915 में फिर दोबारा से ये एक हो गए थे। 1907 में ये टूटे थे और 1915 में एक हो गए थे। 1885 में इनका जो है गठन हुआ था कांग्रेस का और 1907 में ये टूट गई थी। 1915 में फिर यह एक हो गई। फिर एक शब्द आता है परिषद। परिषद क्या होता है, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था होती है भाई परिषद। दस अप्रैल 1919 को गांधी जी है ना पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। कब भाई, 10 अप्रैल 1919 को पलवल जो रेलवे स्टेशन है उससे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आगे की बात है, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है भाई, 1919 के बाद है ना अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में बदल गया। यानी कि 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो ये क्या हो गया, 1919 में जो विरोध चल रहा था ये फिर क्या हो गया, जन आंदोलन में बदल गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं इसमें जुड़ते गए और कई बार औद्योगिक मजदूर भी इसमें शामिल हो गए थे। यानी कि जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, ये इसी समय हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी का आगमन पढ़ेंगे भाई। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, रूसी क्रांति कई बार पूछ ली जाती है। 1917 में हुई थी भाई रूसी क्रांति, नोट डाउन करते रहना बातों को। 1917 में क्या हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी। महात्मा गांधी का अब आगमन पढ़ेंगे। महात्मा गांधी है ना एक जन नेता के रूप में आए थे भाई। किसके रूप में आए थे, जन नेता के रूप में आए थे। 40 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है भाई, कब, 40 वर्ष की उम्र थी, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। वहाँ पर है ना नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। वहाँ पर भी ये संघर्ष ही कर रहे थे, जिनके कारण इन्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजराती, तमिल, व्यापारी, वकील, मजदूर सब भारतीयों से मिलने का मौका मिला था। यानी कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी तो भारतीय लोग गए हुए थे भाई रोजगार के लिए। जो पीछे वीडियोस थी हमें उनमें पढ़ा था कि जो एक जहाज था उसमें भारत के जो वो कूली जहाज था और उसमें भारत के जो मजदूर लोग हैं उनको ले जाया जाता था।
फिर भाई इनसे है ना एक व्यक्ति मिला था राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों से इसका परिचय हुआ था, इनका गांधी जी का। और 1918 में ना अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व इन्होंने किया था। किसका नेतृत्व किया था भाई? जो मिल मजदूर हैं उनकी हड़ताल का वो सफल इन्होंने नेतृत्व किया था 1918 में। उसके बाद आता है मित्रों रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था और गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। कब पारित हुआ था भाई? 1919 में। और इस कानून में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों पर रोक लगाने तथा पुलिस की ओर अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। जो स्वतंत्रता है और मूलभूत अधिकार और जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति है उनके ऊपर इसमें रूल बनाए गए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी सेवाओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। उन्होंने कहा कि हमारी अभिव्यक्ति, हमारे विचार आदान प्रदान, इनके ऊपर आप अंकुश मत लगाइए, क्योंकि हमारी जो ये क्रियाएं हैं इन पर आपको फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत तथा निरंकुशवादी बताया था। कौन से कानून को भाई? रोलेट सत्याग्रह आया था 1919 में, और इसको इन्होंने क्या बोला था कि शैतान की करतूत और निरंकुशवादी इसे बताया था। गांधी जी ने ना 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरोध में अहिंसक विरोध दिवस तथा अपमान व याचना के रूप में मनाने का लोगों से आह्वान किया था। कब भाई? 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरोध में अहिंसक दिवस तथा अपमान व याचना के रूप में मनाने का आह्वान किया था। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, यानी कि ये पूरे भारत में फैल गया था और ये पहला था संघर्ष था जो कि ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था। यह शहरों तक ही सीमित था, यानी कि इसका गांव में कोई प्रभाव नहीं था, ये सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। फिर मैंने जो पीछे आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किया गया हत्याकांड, यानी कि जनरल डायर था, इन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी थी। और इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने पीड़ा व गुस्सा जताते हुए जो ब्रिटिश सरकार ने नाइटवुड की उपाधि दी हुई थी भाई किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, और इन्होंने ये जो अपनी उपाधि थी ये लौटा दी थी। और जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इस आंदोलन में ना हिंदू तथा मुसलमानों में एकता बनाए रखने का प्रयास किया गया था। तो मित्रों आज सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। चलिए एक हल्की सी रीडिंग ले लेते हैं। आज हमने क्या क्या किया है। देखो मित्रों, आज हमने एक संप्रभु शब्द आया था उसके विषय में पढ़ा है। फिर 1878 में आर्म्स एक्ट आया, उसके बाद 1878 में ही वर्नाक्यूलर एक्ट आया, 1833 में इल्बर्ट बिल आया, और फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ए.ओ. ह्यूम इसके नेता थे। और इसके बाद फिर क्या हुआ भाई, कांग्रेस के विषय में ऐसे ही बातें चलती रही। फिर नरम दल और गरम दल के जो नेता हैं उनके विषय में हमने पढ़ा। लाल बालपाल ये गरम दल के नेता हैं, गांधी जी नरम दल के थे। बाल गंगाधर तिलक जी का नारा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। इन्होंने जो एक अखबार था इनका मराठी था और केसरी नामक अखबार था, इसमें अंग्रेजों की बिल्कुल आलोचना की थी इन्होंने। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन कर दिया था। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की ये डिमांड की गई थी और इसकी स्थापना भी हो गई थी। 1907 में भाई कांग्रेस टूट गई थी। फिर 1915 में दोबारा एक हो गई थी।
फिर इसके बाद जो गांधी जी के विषय में हमने पढ़ा है भाई, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसमें जो मुख्य रोल है वो लोगों ने अपना निभाया था। और महात्मा गांधी से जो जो दो व्यक्ति मिले थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी जब भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, 46 वर्ष के थे भाई। फिर रॉलेट सत्याग्रह एक ऐसा पहला आंदोलन था जो कि अखिल भारत का ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम संघर्ष था। और 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक दिवस या अपमान या याचना के दिन मनाने की जो गांधी जी ने लोगों से गुजारिश की थी। 13 अप्रैल 1919 को आपको पता है अमृतसर में जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी और इससे ना लाखों लोग मर गए थे। बहुत बहुत अत्याचार ढाए थे इस आंदोलन में, इस जनसंहार में बोलेंगे। और जो साइमन कमीशन आगे हम पढ़ेंगे इसके विषय में। और इस आंदोलन में है ना हिंदू और मुसलमान इनको इकट्ठा रहने की अपील की गई थी लोगों से कि भाई आप टूटिए मत, आप इकट्ठे होकर ही हम आज़ादी ग्रहण कर सकते हैं। तो मित्रों हम सिर्फ आज यहीं तक करेंगे, कल हम करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आगे का लेसन आपको कंप्लीट करवा देंगे। हाँ, लेसन जो 10th है वो है भाई थोड़ा सा दृश्य कला के विषय में है, उसके विषय में है ना हम लास्ट में करेंगे। कल इस लेसन 11th को पूरा करवा के 12th करेंगे और उसके बाद फिर लेसन 10th के विषय में करेंगे। मित्रों कोई भी शक या वहम मत रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ और जो सीटेट और एचटेट में आने योग्य बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं सब कवर कर रही हूँ। ये आप डाउट मत कीजिए, शक मत कीजिए कि भाई कहीं मेरा यहाँ से पढ़कर सीटेट न हो, एचटेट न हो। आप पीछे के पेपर्स को उठाइए और उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार पढ़िए और फिर इन वीडियोस को सुनिए, फिर आपके समझ में आएगा कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट मैटर यहाँ पर है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा काम तो हमसे होता नहीं, ऊंची दुकान और फीका पकवान। ठीक है, जो करवाएंगे वो अच्छा करवाएंगे और जो हमारे से बाहर है, जो हमारे बस की बात नहीं है, वो हम नहीं करवाएंगे। तो मित्रों यदि आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है इससे, लेकिन आपके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वही मोटिवेशन मुझे मोटिवेट करता है एक और नई वीडियो डालने के लिए। बिल्कुल ही टाइम बिल्कुल बचाकर मैं आपके लिए वीडियो डालती हूँ, तो आप भी है ना एक क्लिक करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जो शरीर की जो सुंदरता है वो खुशी के साथ है, इसलिए आप खुश रहिए। खुश रहोगे तो बहुत ही स्वस्थ रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।